हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा बहुत ही सुलझी हुई शरीफ लड़की थी जो ना ज्यादा किसी से बात करती और ना ही मेल मिलाप रखती। नेहा की उम्र 10 साल की थी और एक दिन वो अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ, संध्या दीदी की शादी हो गई, मेरी कब होगी? बेटा, वो तेरे मामा की लड़की है और पूरे 20 साल की है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरी भी शादी हो जाएगी। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब नेहा पूरे 24 साल की हो गई थी, लेकिन तब भी उसके लिए कोई अच्छा लड़का अब तक नहीं मिला था। कोई जरूरत से ज्यादा छोटा होता तो कोई पहाड़ जितना मोटा तो कोई अनपढ़। एक दिन नेहा की माँ नेहा से कहती है, बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सता रही है। तू व्रत रखने शुरू कर दे, हो सकता है भोले बाबा तेरी शादी जल्दी करवा दें। ठीक है माँ, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, इसलिए मैं भी अब अपना घर बसाना चाहती हूँ। नेहा ये बोलकर अगले दिन से व्रत शुरू कर देती है और मंदिर जाने लगती है। उसे रोज इतनी श्रद्धा से मंदिर जाते हुए मंदिर का पुजारी देख लेता है और एक दिन उससे पूछता है, बेटी, तुम रोज शिव की भक्ति इतने दिल से करती हो, आखिर ऐसी भी क्या इच्छा है तुम्हारी? पुजारी जी, मुझे शादी करनी है तो मैं एक अच्छे वर के लिए ये सब कर रही हूँ। बेटी आओ, मैं तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हें कुछ उपाय बता दूंगा, उससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर तुम वो उपाय विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारा भाग्योदय होगा। जिसके बाद पुजारी जी नेहा की कुंडली को देखकर उसके ग्रहों की गणना करके कहते हैं, बेटी, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बस एक दोष है। इसका निवारण करके तुम सुखी जीवन पाओगी। अपने आहार में से नमक का त्याग कर दो, कृपा बरसेगी। पुजारी की बात नेहा मान जाती है और अगले दिन से नमक खाना बिल्कुल छोड़ देती है। अब वो फीका खाना खाया करती और उसे शुरू में अजीब लगता है, फिर कुछ समय बाद उसे फीके खाने की आदत हो जाती है और कुछ दिन बाद उसका रिश्ता सुमित नाम के लड़के से तय हो जाता है। एक दिन नेहा की माँ आरती गलती से नेहा के खाने में नमक डाल देती है और जैसे ही नेहा एक निवाला खाती है तो थूकते हुए कहती है, आधू, कैसी माँ हो आप? चाहती नहीं हो क्या कि आपकी बच्ची का घर बसे? आपने नमक क्यों डाला? अब मेरी शादी टूट गई तो ये भोले बाबा मुझे माफ कर दो। नेहा ये बोलकर भगवान से माफी मांगती है और आरती का दिल उसकी बातें सुनकर टूट जाता है। दिन बीतते हैं और नेहा शादी करके अपने ससुराल आती है, लेकिन उसको नमक खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पहली रसोई में सब खाने में नमक नहीं डालती और जैसे ही उसकी सास एक निवाला खाती है तो उसकी बुराई करती है। क्यों री बहू, तेरे घर में नमक की हड़ताल है क्या? अगर है भी तो यहाँ नहीं है। इस खाने में तूने नमक क्यों नहीं डाला है? माफ करना माँ जी, मैं नमक नहीं खाती हूँ ना, इसलिए आप रुकिए, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। नेहा ये बोलकर रसोई से नमक का डब्बा लेकर आती है और गलती से डब्बे का सारा नमक सब्जी में पलट देती है और उसकी सास अपना सर पीटते हुए कहती है, ना जाने कितने मूर्खों की बलि देने के बाद तेरी माँ ने तुझे जना होगा। तू अगर मेरे शरीर को गलाना ही चाहती है तो ले आ एक नमक की बोरी और डाल दे मेरे ऊपर। माँ जी, गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी दोबारा से सब खाना बना कर ले आती हूँ। रहने दे, मेरी पिछले जन्म की दुश्मन। तू जब तक जाएगी आएगी, दिन के खाने का समय हो जाएगा, मैं ये खीर और पूरी खा लूंगी। मैंने तो सोचा था कि तू अच्छा बढ़िया खाना खिलाएगी तो अपने हाथों की सोने की चूड़ी तुझे दे दूंगी। छोड़, तेरे नसीब में ये सब कहाँ। नीलम ये बोलकर बचे हुए खाने से अपना पेट भरती है और उठकर चली जाती है। अगली शाम को नेहा और सुमित के रिसेप्शन की पार्टी थी और नेहा को भूख लगने लगती है, पर उसके आगे जो भी खाना आता है उसमें नमक था और वो खाने से मना कर देती है। यहाँ तक कि फ्रूट चाट और रायते में भी नमक था और सारे फास्ट फूड में भी। अरे यार, मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी, अब मैं क्या करूँ? भूख से जान जा रही है मेरी। जिसके बाद उसको बस कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल दिखता है और वो बहुत सारी ड्रिंक्स पीती है। वो स्टेज पर बैठी थी कि तभी उसको तेज की बाथरूम आता है। सुमित जी, मुझे बाथरूम जाना है। सुनो, अभी कुंती बुआ फोटो खिंचवाने स्टेज पे आने वाली है। तुम अभी जाओगी तो वो बात का पहाड़ बना देगी कि दुल्हन को मुझे देखकर बाथरूम लग गया और वो चली गई। थोड़ा सा रोक लो यार। सुमित की बात सुनकर नेहा कंट्रोल करती है और जैसे ही कुंती फोटो खिंचवाकर स्टेज से उतरती है, नेहा कुंती को धक्का देती हुई बाथरूम की तरफ भागती है और कुंती जाकर रिसेप्शन में आए एक बुढ़ी की गोद में जाकर गिरती है जिसके मुंह में दांत नहीं थे
और वो बुढ़ा कुंती को देखकर एक कातिलाना स्माइल पास करता है और कुंती उसे एक थप्पड़ पास करती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा किसी तरह अपनी इज्जत बचाती हुई बाथरूम जाकर हल्की होती है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और नेहा बिल्कुल भी नमक नहीं खाया करती। एक दिन जब सुमित नेहा से अपने कमरे में प्यार भरी बातें कर रहा था तो नेहा के मुंह से बांस आती है और वो कहता है, ये सब क्या है नेहा? तुम्हारे मुंह से ऐसे बांस क्यों आ रही है? क्या बताओ सुमित जी, मैंने शादी के बाद से ब्रश नहीं किया है ना, इसलिए आ रही होगी। क्या तुमने शादी के बाद ब्रश ही नहीं किया? पर क्यों? हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, पागल कहीं की। वो सुमित जी, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मैं नमक का सेवन नहीं कर सकती। सुमित का मूड खराब हो जाता है और वो सो जाता है। ये सब कुछ नेहा की सास नीलम भी नोटिस करती है और एक दिन वो अपनी समधन के घर जाकर उससे नेहा के नमक न खाने का कारण पूछती है, जो जानकर नीलम कहती है, अगर शादी करने के लिए नमक छोड़ा भी था तो अब तो खाए ना, अब तो उसकी शादी हो गई है या दूसरी करके ही मानेगी। आप फिक्र मत करिए, सास का तो काम ही होता है टेढ़ी बहू को सीधा करना। नीलम आरती से विदा लेकर अपने घर आ जाती है, जिसके बाद वो घर आने पर कुछ दिनों में अपने घर से किसी बहाने से निकल जाती है और कुछ देर बाद एक साध्वी का वेश धरकर अपनी बहू नेहा के घर के सामने आती है और कहती है, अलग निरंजन, बच्चा भिक्षा दे दो। नेहा साध्वी की आवाज सुनकर बाहर आती है और अपनी ही सास को पहचान नहीं पाती। जिसके बाद नेहा ने अपने घर में जो खाना बनाया था उसमें नमक नहीं था। वो उस खाने को लाकर साध्वी को देती है और साध्वी जैसे ही उस खाने को छूती है तो कहती है, दुष्ट आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बिना नमक वाला खाना खिलाना चाहती हो। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर आपने तो ये खाया ही नहीं, आपको कैसे पता कि खाने में नमक नहीं? हम चेहरा देखकर भविष्य और हाथ देखकर अतीत बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि तेरी सास नीलम बहुत अच्छी है और इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। यहाँ मात खा गए ना आप, मेरी सास तो 1 नंबर की कमीनी है। अरे अगर सांप भी उसे डस लेना तो खुद तड़प तड़प कर मर जाए। दुष्ट आत्मा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास के बारे में ये सब कहते हुए? खैर, इन सब चीजों का बदला तेरी सास तुझसे खुद ले लेगी। मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आई हूँ। जी साध्वी जी, बताइए ना। तेरे अतीत में पंडित ने तुझे नमक ना खाने के लिए कहा था और तूने नमक नहीं खाया और उससे तेरी शादी हो गई। यही सच है ना? आप तो अंतर्यामी हैं। सच में आपको तो सब कुछ पता है, आपकी बताई हुई हर बात सच है। तो सुन, तेरा विवाह हो गया है, इसीलिए नमक का सेवन शुरू कर दे, इससे कृपा बरसेगी, कृपा। नीलम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और नेहा को नीलम की बातें सुनकर अब नमक वाला खाना खाने का मन करता है। जिसके बाद वो अपने घर में जो भी खाना बनाती उसमें अच्छा खासा नमक डालती और शाम को जब नीलम वापस सामान्य कपड़े पहनकर अपने घर आती है और रात का खाना सब लोग साथ बैठकर खा रहे थे तो नीलम एक निवाला खाकर देखती है कि उसमें नमक बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार वो अपनी बहू से कुछ नहीं कहती और बस मुस्कुराने लगती है। इस तरह से नमक ना खाने वाली बहू नमक खाने लगती है। रानी एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके चलते उसे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रानी अपनी दोस्त शालू के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ एक कुलदीप नाम का सेठ मंदिर से पूजा करके निकल रहा होता है, जिसे देखकर रानी कहती है, ए सेठ, तुझे हम सीढ़ियों पर बैठी भिखारनी दिखाई नहीं दे रही क्या? तू कहना क्या चाहती है और तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? पहले तू ये बता, इतना बड़ा सेठ होकर भी भिखारनों को बिना भीख दिए ही जा रहा था? बहुत भिखारन देखी है मैंने, लेकिन तेरे जैसी बेशरम भिखारन पहली बार देख रहा हूँ, जो भीख भी ऐसे मांग रही है जैसे अपना कोई दिया हुआ पुराना पैसा वसूल रही हो। सेठ, तूने मुझे बेशरम कैसे बोला? मैंने ऐसा भी कौन सा खजाना मांग लिया तुझसे? सिर्फ भीख ही तो मांग रही हूँ। तू भीख मांग रही है, डरा रही है हमें मंदिर में बैठकर। तू भी तो मंदिर में खड़ा होकर भिखारनों को भीख नहीं दे रहा। हमसे ज्यादा भिखारी तो तू ही है। तूने मुझे भिखारी बोला? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जा रानी, क्यों बेवजह सेठ से लड़ रही है? अब हम किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला तुम्हारे भिखारन दोस्त ने। फिर भी जब तुम इतना मांग ही रही हो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें भीख दे ही देते हैं। सेठ इतना कहकर अपने जेब से 10 का नोट निकालकर रानी के सामने फेंक देता है, जिसके बाद रानी उन पैसों को उठाकर सेठ को वापस देती हुई कहती है, सेठ,
हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे फेंके हुए पैसे हम नहीं उठाते। अपने ये पैसे अपने पास ही रख। भिखारी होकर अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो अपनी इस अकड़ को किसी सही जगह इस्तेमाल करो और कोई काम ढूंढकर अपने हालातों को सुधारो। सेठ, जिस दुनिया में हमें मांगने पर जल्दी भीख नहीं मिलती, वहाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देगा? जा, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क पर भीख मांगते हुए रानी की नजर एक कामनी नाम की औरत पर पड़ती है, जो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी रानी भागकर उसे संभालते हुए कहती है, अरे सेठानी जी, आप ठीक तो हैं? संभालिए, आपका घर कहाँ है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया होगा। तुम कौन हो? मैं तो एक भिखारन हूँ सेठानी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे सेठानी, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पार्टनर के साथ मिलकर भीख मांगती हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है सेठानी, इंसान को दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। कोई और काम भी आता है या नहीं? आता है ना, भीख मांगने का काम। उसी से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, बस कभी कभी नहीं होती। मेरा मतलब है कोई काम, जैसे घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना। हाँ सेठानी, बिल्कुल आता है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। कामनी और रानी आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी कामनी का बेटा अजय वहाँ आता है और भिखारन रानी को देखकर कहता है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है जहाँ थोड़े अच्छे खासे लोगों को देखा बस वहीं पहुँच जाते हो भीख मांगने के लिए? बेटा चुप हो जा, क्या बोल रहा है तू? पहले मेरी बात तो सुन। माँ आप चुप करो, मुझे पता है कि इन लोगों की क्या औकात होती है। जहाँ थोड़े पैसे वाले लोग देखते हैं वहीं अपनी दुख भरी कहानी लेकर भीख मांगने पहुँच जाते हैं। ए, तुम कौन हो? कब से मुझे उल्टा सीधे बोलते जा रहे हो? ए सेठानी, ये है कौन? तू जानती है क्या इसे? भिखारन, ये मेरी माँ है और इनका नाम कामिनी है। तूने अपनी आवाज सुनी है गवार? सेठानी, तुझ में और तेरे बेटे में कितना अंतर है? और तू जो भी नाम हो तेरा, मैं तेरी माँ से भीख मांगने नहीं, बल्कि तेरी माँ चक्कर खाकर गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे संभालने के लिए आई थी। बताओ, भिखारनों की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरानी का काम कर सकती हो। वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। कामनी की बात सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मजाक में सीखा हुआ काम मेरे इतने काम आएगा। वैसे भी भीख मांगने से ना कोई इज्जत मिलती है, ना अच्छे पैसे। शायद इसी से मेरा कोई भला हो जाए। रानी अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। तभी कामनी उससे कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं सेठानी, तू तो मुझे काम दे रही है, इज्जत से कमाने का मौका दे रही है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रानी इतना कहकर कामनी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन कामनी की दोस्त मधु उसके घर आती है। तभी रानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर मधु कहती है, यार कामिनी, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है। तेरा घर भी कितना चमक रहा है। मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। तू भी क्या बातें कर रही है? ये एक इंसान है, सामान नहीं जो तुझे लाकर दे दूं। सेठानी जी, अगर मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह एक अच्छी नौकरानी ला दूं, तो आप क्या देंगी मुझे? अगर तुमने मुझे अपने जैसी भरोसेमंद और अच्छी नौकरानी दे दी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। ये तो अच्छी बात है। लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। कहाँ पूरे दिन भीख मांगने के बाद कहीं जाकर पेट भरने का इंतजाम हो पाता था। यहाँ तो एक नौकरी देने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, साथ ही मेरे दोस्तों को अच्छा काम भी मिलेगा। बोलो, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं सेठानी, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नौकरानी का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर आपके सिवा और कोई हो जिसे नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज से मैं अपना ये नया व्यापार शुरू करूँगी। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बड़े लोगों को अच्छी और भरोसेमंद नौकरानी मिल जाएगी, तुम उसके बदले अच्छे पैसे ले लेना। क्या बात है रानी, तू तो बहुत समझदार है, घर बैठे बैठे ही बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सब हुआ तो आपकी वजह से है ना। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगी
तब तक तुम उसे बुला लेना, अभी मैं जाती हूँ। अगले दिन मधु के आने से पहले ही रानी अपने भिखारन दोस्त शालू के पास जाकर उससे सारी बातें बताकर अपने साथ कामनी के घर ले आती है और मधु के आने के बाद उसे मिलवाकर उसे भी काम पर लगवा देती है, जिसके बदले मधु उसे बहुत सारे पैसे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन रानी कामनी के पास जाती है और उसे कहती है, सेठानी, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं ये नौकरानी का काम नहीं करेगी। अब मैं अपना बिजनेस करेगी और अपने जैसों की मदद भी करेगी। लेकिन तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुमने कितने अच्छे से मेरा घर संभाल रखा था। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी नौकरानी लेकर आएगी जो बिल्कुल मेरी तरह आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने साथ साथ अपने साथियों का भी अच्छा और भला सोच रही हो। सेठानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। आपकी वजह से ही मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी काम दिलवा सकी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक किराए का छोटा सा ऑफिस खोल लेती है और कई भिखारियों को रोजगार दिलाती है और इस तरह से वो सभी भिखारियों को प्रेरित करती है कि वो भी भीख मांगने की जगह कमा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से समय के साथ रानी भिखारन से एक व्यापारन बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।